बच्चों, मूल निवासियों का विस्थापन चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है। मैं आपसे बता चुका हूँ कि हमारे जो चैनल पे क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कराने वाले हैं, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर बच गए हैं उन चैप्टर को भी हम पूरा कराएंगे। तो आइए अब हम इसके चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है उसे पढ़ लेते हैं। गोल्ड रश और उद्योगों में वृद्धि। उत्तरी अमेरिका की धरती के नीचे सोना है, ऐसा जब 1840 ईस्वी में यूरोपीय लोगों को पता चला तो उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने की तलाश में बड़ी तादाद में आना शुरू कर दिया। इसे गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो लोग थे वो चाहते थे कि चुटकी बजाते ही उनका मुकद्दर संवर जाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद में सोना है, और इन लोगों ने वहाँ पर आना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो गरीब लोग और गरीब अप्रवासी और संयुक्त राज्य पहले से करोड़पति उद्यमी लोगों ने भी आना शुरू कर दिया था, क्योंकि वजह ये थी जो बड़े लोग उसमें पैसा लगाते थे तो मजदूरों से तो काम कराना पड़ता था, और मजदूरों से काम कराने के लिए जो मजदूर गरीब लोग थे वो लोग भी, उनकी भी आमदनी हो सकती थी। अब धीरे धीरे यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़नी शुरू हो गई, और इसे बढ़ने पर हम आपको पीछे की एक बात बता देते हैं। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति एक खास समय पर होने के पीछे एक कारण यह भी था कि छोटे खेतिहर बड़े किसानों के हाथों में चली गई थी, और छोटे किसान क्या थे, वंचित हो गए थे। पहली बात, यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, उसी दौर में जब ये गोल्ड रश की मैं बात कर रहा हूँ, उसी दौर में क्या हुआ था, उसी दौर में यूरोप में खास करके इंग्लैंड में जो छोटे छोटे ज़मींदार थे, छोटे छोटे किसान थे, उनकी सारी ज़मीनें किन के हाथ में चली गई थी, उनकी ज़मीनें चली गई थी बड़े किसानों के हाथ में। और जो छोटे किसान थे वो मजदूर बेकार हो गए थे। तब उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने वो अपना सोने की तलाश में अपना यूरोप छोड़कर, इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में उसी दौर में जाना शुरू कर दिया था। ठीक है। अब रेलवे के साथ जो सामान बनाए ताकि सामान चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जाने लगे, तो रेल परिवहन सिस्टम का बनना शुरू हो गया। अब सोना मिले या ना मिले, लेकिन बड़ी बड़ी जंगलों की खुदाई और सफाई होगी, जिससे खेती करना आसान हो गया। सड़कें बनाई गई तो जिससे उद्योग धंधे सामान लाना और ले जाना भी आसान काम हो गया। ठीक है। अब इस तरीके से जो गोल्ड रश है, गोल्ड रश इसी को कह सकते हैं। इन्होंने अमेरिका में हवाई और फिलीपींस अपने उपनिवेश बसा रहा था, और वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। मैंने आपसे बताया था कि जहां अमेरिका महाद्वीप, जो अमेरिकी महाद्वीप था, या अमेरिका जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कह सकते हैं, वो खुद में एक गुलाम देश था। लेकिन 18वीं शताब्दी के आधम में, आखिर मध्य में, यहाँ के जो लोग थे, अमेरिका के जो लोग थे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लोग आज़ाद हो चुके थे। अब ये खुद उपनिवेश बसाने लगे थे। क्या था, पहले तो ये खुद उपनिवेश थे पुर्तगाल के, और उनके जब वो गृह युद्ध हुआ, गृह युद्ध के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका आज़ाद हो गया, तो वहाँ के लोगों ने हवाई में, फिलीपींस में अपने उपनिवेश बसाकर एक साम्राज्यवादी शक्ति बनना शुरू कर दिया था। अब कुछ संवैधानिक अधिकार जो थे उनमें क्या था, आबादकारों ने 1770 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावनाओं के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी, वह पुरानी दुनिया की राजशाही अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बना था। यानी कि जो उन्होंने आबादकारों ने लोकतंत्र की भावना के साथ संघर्ष किया था, वो उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। और वहाँ पर संपत्ति का अधिकार को शामिल किया गया, जिससे रद्द करने की छूट राज्य को भी नहीं दी गई थी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने जितना भी धन इकट्ठा किया वो धन उसका होगा, और अगर उसके खिलाफ कोई चाहता है तो राज्य भी चाहकर उसके धन को अपने अंदर में नहीं ले सकता। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार, राष्ट्रपति, कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, दोनों सिर्फ गोरे लोगों को ही लिए था। एक कनाडाई मूल के निवासी डैनियल पॉल ने 2000 में इस और ध्यान खींचा कि अमेरिका स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया था। इस आधार पर उनकी दलील थी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रमुखी आंदोलन के बीज बोए थे। यूँ कह सकते हैं कि वो लोग कह रहे थे कि भाई जो वहाँ के मूल निवासी थे उन्होंने लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बढ़िया कार्य किया था। अब 1920 के दशक में वहाँ पर
बदलाव की लहर चली और जो मूल निवासी थे उन लोगों ने आगे आना शुरू कर दिया। साथ ही साथ मूल निवासियों ने अपने बारे में, अपने पुरखों की जो मुँह ज़बानी किताबें थी, कहानियाँ थी, उन्हें लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। ठीक है, और वहाँ से जो है अपनी ज़मीनी कार्रवाई करने लगे। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है बच्चों, अब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का इतिहास बहुत लंबा था। मनुष्य या आदिम मानव, जिन्हें एबोरिनीज कहते हैं, ये बड़े लंबे समय से वहाँ पर रहते थे। अब वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु जुड़े न्यू गिनी से आए थे। मूल निवासियों की अपनी परंपरा के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, बल्कि हमेशा से यहीं पर थे। जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे वो कहते थे कि हम बाहर से नहीं आए, बल्कि हम यहीं के बासिंदे और यहीं पर रहे हैं, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का अंतर धुंधला हो जाता था। इसलिए 20वीं सदी को स्वप्न काल कही जाती थी। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासियों ने 350 से 750 समुदायों में थे। हर समुदाय की अपनी भाषा थी। हम यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पर लगभग 200 भाषाओं से 700 भाषाओं के आसपास भाषाएं थी, और 200 भाषाएं आज भी वहाँ पर बोली जाती हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। देशी लोगों का एक और विशाल समूह उत्तर में रहता था। इसे टोरस स्ट्रेट टापुवासी कहते थे। एबोरिजिनी शब्द इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यह माना जाता है कि वे कहीं और से आए थे। यानी कि जो टोरस स्ट्रेट टापुवासी लोग थे उनके बारे में माना जाता था कि बाहर से आए थे और एक अलग नस्ल के थे। 2005 में कुल मिलाकर वे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.4% हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बड़ी बिखरी हुई है, दूर दूर तक फैली हुई है। आज भी यहाँ के ज़्यादातर शहर समुद्री किनारों पर ही बसे हैं, और जो बीच की भूमि है वहाँ पर रेगिस्तान है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो बीच के हिस्सा वो तो रेगिस्तान है, और किनारों पर आबादी है, शहर हैं। मूल निवासी ज़मीन के बीच आपसी रिश्तों की किस्से कहानियाँ आपस में मिलती जुलती हैं। और यहाँ पर जो है सबसे पहले कैप्टन कुक अपना जत्था लेकर पहुँचे थे, लेकिन जब वे मूल निवासियों ने कुक की शुरू में इनका व्यवहार दोस्ताना था, लेकिन जब कैप्टन कुक की यहाँ के निवासियों ने हत्या कर दी थी तब मामला गड़बड़ा गया था और इनका व्यवहार में परिवर्तन आ गया था, और इन्होंने वहाँ पर काफ़ी कत्लेआम किया था। 1790 में ब्रिटिश सिडनी के इलाके का एक वर्णन मैं 1790 के बारे में बता दूं। ब्रिटिशों के उपस्थिति में आदिवासियों के उत्पादन को नाट के ढंग से अस्त व्यस्त किया गया था। हजारों भूखे मुखों के आने से, जिनके पीछे सैकड़ों और आए, स्थानीय खाद्य संसाधनों का अभूतपूर्व दबाव पड़ा। लोगों का मानना यह था, 1790 का एक वर्णन ये बताता कि भूखे नंगे लोग जो है हमारे खानों में और संसाधनों में हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर आए और हमारे जो है संसाधनों को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो जब हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के बारे में बात बता रहे हैं तो मूल निवासी ने अपना खतरा, शुरुआत में यूरोपीय लोगों के आगमन को वहाँ के मूल निवासियों ने कोई खतरा नहीं माना था, और उन्हें ये नहीं लगा था कि इनके साथ ऐसा किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या पर दबाव बढ़ता चला गया और मूल आबादी कम होती चली गई, क्योंकि यूरोप से लोग और अमेरिकी महाद्वीप से लोग यहाँ पर आकर बसने लगे थे। आबादी का ये बढ़ता हुआ जो दबाव था, वहाँ के लोगों के साथ सीधे टकराव की बात आनी शुरू हो गई, और राज्यों को मिलाया, इनमें जो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों को मिला लिया गया। भेड़ बकरी, शराब बनाना, ये सब काम करने शुरू कर दिए। तब उसके लिए वूल, व्हीट, गोल्ड के नाम सुझाव दिया गया था। उसका नाम कैनबरा रखा गया। जो शहर बसाया गया था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या, कैनबरा। एक स्थानीय शब्द कैम्बरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है सभा स्थल। कुछ मूल निवासी ऐसे सख्त हालात में खेती में काम करते थे जिसका दास प्रथा से अंतर बहुत कम था, यानी कि स्थानीय लोगों को लिए जो बड़ी मुश्किल का दौर था। बाद में धीरे धीरे कनाडा के लोगों ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के छोटे छोटे टापुओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया और वहाँ के इलाकों को अपने अंडर में ले लिया। और इसमें लेने में उन्हें जो है मूल निवासियों के साथ रक्तपूर्ण एक दौर से गुजरना पड़ा था। उन्होंने वहाँ के लोगों को काफ़ी तादाद में मारा था, और वहाँ के लोगों को जो है, स्थानीय लोगों को जो मूल निवासी थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया था।
कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो जब बाद के दौर में जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो नई सरकारें बनी 1968 के आसपास आकर, उन्होंने स्थानीय कबीलों के लोगों के साथ मिलकर चलने का काम के लिए अपील की थी। साथ ही साथ जो है उनसे अपने किए गए कृतज्ञों के लिए माफ़ी मांगी थी। जैसा मैं बता रहा था आप लोगों को, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो लोग थे उनका व्यवहार तो बड़ा नर्म और सभ्य व्यवहार था, लेकिन जो यूरोप के लोग थे उन लोगों का व्यवहार उनके प्रति जो है पूरी तरीके से अलग था। आज़ाद किसानों से भी इस तरीके से काम कराया जाता था जैसे दास प्रथा से, दासी लोगों से काम कराया जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी आज के इस दौर में, चाहे आप न्यूजीलैंड लें, आप अफ्रीका लें, न्यूजीलैंड लें, ऑस्ट्रेलिया लें, फिजी लें, या और कोई सा भी देश लें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, उन सब में मूल निवासी जो हैं कुल आबादी के बहुत कम रह गए। इस चैप्टर से जैसा हमने सीखा कि जो बाहर के लोग थे, जो प्रवासी लोग थे, वो जब वहाँ आकर बसे, उन लोगों ने क्या काम किया, स्थानीय लोगों की हालातों को चेंज कर दिया। और ना केवल वहाँ के लोगों की हालातों को चेंज कर दिया, बल्कि वहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वहाँ के लोग जो है मजबूरन, कहाँ के मतलब अमरीकी जो स्थानीय लोग थे, मजबूरन गुलामी और गरीबी की दलदल में फंस गए और उनकी आबादी दिन प्रतिदिन कम होगी। जैसा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी कुल मिलाकर 10-11% ही मूल निवासी हैं। इसी तरीके से न्यूजीलैंड देश में भी बहुत ही कम तादाद में जो मूल निवासी हैं, क्योंकि या तो मूल निवासियों को मार दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, या उनका साथ दमन किया गया। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो जनसंख्या का विस्तार नहीं होगा। हम पहले भी इस चैप्टर से पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तभी जो है और पब्लिक बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या का विस्तार सीधे सीधे संबंधित रखता है किससे, उत्पादन से। उत्पादन बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। बच्चों, इस वीडियो में अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट हो, जो भी आपका डाउट है वो डाउट आप मुझसे पूछ लीजिएगा और मैं उसका जो है कमेंट्स में आपका जवाब दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो से भी ज़्यादा आप सीखने पे कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिएगा, ठीक है। और मैं जो एक चैप्टर और इसका रह गया उस चैप्टर को आज मैं पूरा करा दूंगा एक और 2 वीडियो के साथ। तो अगर आपको हमारा चैनल से कुछ भी फ़ायदा हो तो आप हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन आंसरों की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। उसमें मैं इससे संबंधित आने वाले जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को मैं डायरेक्टली पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ जो है पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर बचे हैं मैं उन चैप्टरों को भी स्टार्ट कराने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।